नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज का क्लास है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे शरीर में बहुत योगदान है, क्योंकि हमारे शरीर के सारे अवयवों को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से मिलती है? जो हम भोजन करते हैं उसी भोजन से। तो जाहिर सी बात है कि भोजन जब सही तरीके से पचेगा तभी एनर्जी मिलेगी। वो आंतों द्वारा अवशोषित किया जाएगा, अवशोषित करके रस में कन्वर्ट होके फिर वो एनर्जी देते हुए हमारे शरीर में चलेगा। तो उस पाचन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन्स का योगदान है और कौन कौन सी ग्रंथियां क्या क्या रस छोड़ती हैं, किस किस चीज का से मिलकर ये हमारा पूरा पाचन तंत्र, मतलब आहार से लेके गुदा तक की यात्रा भोजन की। तो मुंह से लेके, मुख से लेके गुदा तक की जो यात्रा है, वही यात्रा में कितना कितना पड़ाव है, क्या क्या कैसे, यही आपको जानना और यही पाचन तंत्र भी है। ठीक है ना? तो आ जाते हैं सीधे सीधे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम। एलिमेंट्री कैनाल, वो कैनाल जहां से हमारा भोजन जाता है नली से। दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो कुछ ग्लैंड्स हैं जो कुछ रस छोड़ते हैं जिससे वो पाचन में सहायता है। क्योंकि हम तमाम चीजें खाते हैं, कच्चा खाते हैं, पका खाते हैं, दूध खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो सबकी पाचन की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो वो ग्लैंड्स की अपनी क्या क्या कैसी होता है उसमें जानते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली। आहार नली कुल 32 फीट की होती है। आहार नली पूरी जो है वो 32 फीट की होती है, जिसमें मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये इसके अवयव होते हैं। बता देता हूं, देखिए अगर आप यहां पर आएंगे तो ये आपका जो है मुख गुहा है। ये जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी को ही हिंदी में मुख गुहा कहते हैं। तो ये हो गया आपका मुख गुहा। मुख गुहा से भोजन होते हुए ग्रास नली में आता है। हमारे पास दांत है, हम दांत से, क्योंकि हमने भोजन किया, इतनी बड़ी रोटी है, बताता हूं ध्यान से समझिएगा। इतनी बड़ी रोटी है, उसको 4 भाग में काटा तो इतना बड़ा टुकड़ा हुआ। उस टुकड़े को मुंह में डाला। मुंह का काम क्या है? मुंह में हमारे दांत है, उसको छोटे 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 टुकड़े किए। मुंह में ही हमारे लार है, लार ग्रंथि लार छोड़ती है। पाचन वहीं से शुरू हो जाता है। लार में लबड़िया के होते हुए पचते हुए आता है ग्रास नली तक। ग्रास नली तक जब आ जाता है तो ग्रास नली से उसकी यात्रा शुरू होती है, वो पहुंचता है आमाशय तक। आमाशय में HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो वो उस भोजन को और गलाता है। वहां से जब भोजन अपना आगे बढ़ता है तो अग्नाशय और ये सारी चीजें जो अपना ये जो पाचक ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां देखिए, सबसे पहले ऊपर जो ग्रंथि आप ओरल कैविटी से जो ग्रंथि आपको मिलती है, मैंने मुख गुहा से जो ग्रंथि मिलती है वो है लार ग्रंथि। सबसे पहले लार ग्रंथि उसको अपने आप को पचाने की कोशिश करती है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, तो नीचे आने के बाद जब ग्रास नली से नीचे आके आमाशय आता है तो जठर रस मिलता है उसको। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मिलती हैं जो उसको अवयव करती है। मान लीजिए एक बस है, बस जा रही है, अब बस में अलग अलग स्टाफ से अलग अलग लोग चढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो ये तो हो गई बस आपकी, ठीक। आप एलिमेंट्री कैनाल जो ऊपर से लेके नीचे तक का मामला है, माने मुख गुहा से लेके आके गुदा तक की जो चीजें हैं वो करीब करीब आपकी 32 फीट का जो एरिया है, उसमें जो अलग अलग स्टॉपेज है, जैसे लार स्टॉप हो गया, जठर, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, अग्निग्रंथि, यही मान के चलिए कि बस चली और उसमें अलग अलग स्टॉपेज है। उसी स्टॉपेज में ये महान भाव लोग चढ़ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि वो अलग अलग चीजें करते हैं। मान लिया बस में टिकट कटवाते हैं, तो यहाँ वो जो भोजन है उस भोजन को पचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो मुख गुहा से होते हुए आमाशय पहुंचती है। आमाशय के बाद ये आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन आता है। उसके बाद छोटी आंत से पचता हुआ जब छोटी आंत में आ जाता है तो उसको भोजन नहीं कहते हैं। पचे हुए अवयव को भोजन नहीं कहते, कायम कहते हैं, ठीक ना। तो फिर उसके बाद वो होते हुए आपका छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत होते हुए गुदे तक की यात्रा होती है। तो अलग अलग अवयव है, अलग अलग चीजें हैं। अब जानते हैं अलग अलग चीजों का क्या काम है और कैसे करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं ओरल कैविटी से। शुरू से मैंने आपको शुरू से अंत तक की यात्रा करा दी। अब उसको विश्लेषण करके बता रहा हूं क्या अलग से। मुख में आहार दांतों द्वारा चबाकर सूक्ष्म कणों में विभक्त किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मुख में
दांत है, दांत द्वारा उसको चबाकर, लार के साथ चबाकर, इसीलिए आयुर्वेद में कहा जाता है भोजन को सही तरीके से 52 बार चबा के खाना चाहिए। अगर आप भोजन सही से चबा के खाएंगे तो आपके बाकी अवयवों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम मेहनत में ही भोजन पच जाएगा। बहुत लोगों की आदत है जो भोजनवा सीधे निगल जाते हैं, 2 बार कुप कुप करते खा गए। या आप टीवी देख रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो आपका तो कंसंट्रेशन कहाँ है, टीवी की तरफ है, आपका कंसंट्रेशन भोजन पे तो है नहीं। तो भोजन आपने 2 बार खाया, पानी पी लिया, चला गया अंदर। तो अब जब मोटा टुकड़ा अंदर जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपके जो कि बाकी ऑर्गन्स हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पे आपको कोई सामान दे दिया जाए, कहा बटोर के लेके जाओ, तो आपको दिक्कत होगी। अगर वो झोले में करके दिया जाए तो आप झोला लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर झोले में नहीं दे रहे हैं तो आप उसको कैसे बटोरेंगे? बस वही चीज है। तो एक तरीके से दूसरी चीज भी हम पढ़ सकते हैं। मुख में आहार द्वारा दांतों को चबाकर सूक्ष्म कणों में विभक्त किया जाता है, उसमें लार मिला रहता है। लार आपको मैंने पहले बता दिया था 2, तो दूसरा वाला लार मिला रहता है, जिसमें टाइलिन, देखिए लार में टाइलिन नाम का एक एंजाइम जो होता है, और टाइलिन का काम क्या है? भोजन को गलाना। ठीक, तो टाइलिन होता है जिस नामक एंजाइम मिला रहता है, जिससे पाचन में आसानी होती है। ठीक, अब पाचन संस्थान का परिचय पे आ जाते हैं, क्योंकि हम तो नॉर्मली पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका एक आइडियल एक वर्ड्स होते हैं, तो आइडियल वर्ड्स पे आते हैं। पाचन एक रासायनिक और यांत्रिक क्रिया है। देखिए पाचन को रासायनिक और यांत्रिक कहा गया है। रसायन तो समझ में आ रहा है कि जठर, रस, लार, ग्रंथि, तमाम चीजें आ रही हैं, तो रसायन है, वो एंजाइम्स है, रसायन है। लेकिन आपको दिमाग में आ सकता है कि भैया ये रसायन तो समझ में, यांत्रिक क्या है? यांत्रिक मतलब थूर कुछ के, मतलब जाहिर सी बात है, यांत्रिक मतलब इंजीनियरिंग करके उसमें हथौड़ा मारना, तोड़ पाड़, यही सब ना यंत्र द्वारा जो काम होता है। तो यांत्रिक मतलब उसको थूर कुछ के, किसको? भोजन को थूर कुछ के महीन कर देना, पतला कर देना। तो यही एक यांत्रिक क्रिया भी है। दांत से दबा रहे हैं तो उसको चबा रहे हैं, तो यंत्र जैसा है, यांत्रिक क्रिया है। इसीलिए कहा गया पाचन एक रासायनिक जो यांत्रिक क्रिया है, जिसके अंतर्गत भोजन अत्यंत सूक्ष्म कणों में विभाजित होता है। तो पाचन, जब यहाँ पे हम चबाते हैं तो वो भोजन सूक्ष्म कणों में विभाजित होता है। उसके पश्चात एंजाइम्स एवं पाचक के रसों की क्रिया द्वारा उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित घटक रक्त के द्वारा अवशोषित होकर रक्त के, अब देखिए अब रोटी तो जाहिर सी बात है कि आपके ब्लड में जाएगी नहीं, तो जाहिर सी बात है उसको रस में बदलना है। अभी आपको हम रस का चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको रस में बदलना है। तो आपको लौकी मिल जाए, एक तो लौकी मिल जाए, आपको कहा जाए इसका जूस निकाल दो, तो कैसे निकालोगे? तो मिक्सी में डालोगे, उसको घिसोगे, खोल के तब ना दबाओगे, तब ना रस निकलेगा। तो वैसे ही जो भाजन आप खा रहे हैं, जो भोजन आप करते हैं, वो जो है एक रस में कन्वर्ट करता है। तो ये तमाम क्रियाएं होती हैं जिससे वो रस में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि आंतें हमारी जो है उसी रस को अवशेषित करती है। ठीक ना? रक्त में अवशोषित होकर कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। यही क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। अब यही क्रिया पाचन क्रिया है, नो मोर देन, कुछ ऐसी चीजें नहीं। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान है। रटे ही नहीं दे पाएंगे। तमाम चीजें ऐसी हैं जो रट के नहीं कर सकते, लेकिन समझ के कर सकते हैं। पाचन अंगों के मुख्य रूप से पाचक नली होती है, जिसमें एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, एलिमेंट्री कनाल मैंने आपको पहले बताया है। तो मेन काम तो वही है, सब भोजन वोजन तो लेके जा रही है। ठीक, तो मेन काम इसका होता है। अब आ जाते हैं एलिमेंट्री कनाल की। पोषक नाल, इसको हिंदी में पोषक नाल भी कहते हैं। ठीक है, पोषण नाल, पोषक नाल, पोषण नाल सब एक ही है। पाचक नाल मुंह से लेकर गुदा द्वार तक फैली हुई 9 मीटर लंबी नली होती है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि मुख से लेकर गुदा तक का जो यात्रा है, जो नली काम कर रही है, चाहे वो जैसी भी हो, यहाँ से आहार नली है, अमाशय हो गया, देखिए वो उसका रूट है। ऊपर से लेकर नीचे तक वो कहीं ब्लॉक नहीं है, सिंगल है। वो बीच में अमाशय के रूप में थोड़ी चौड़ी हो जाती है, छोटी आंत के रूप में पतली हो जाती है, बड़ी आंत के रूप में थोड़ी बड़ी हो जाती है, कोलन से माने कोलन में थोड़ा बड़ा हो जाता है, और फिर उसके बाद ऐसे ही घटते हुए नीचे गुदा द्वार तक आती है। ठीक ना? तो
9 मीटर लंबी होती है, यानी अनैच्छिक पेशियों की बनी होती है। देखिए ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। ऐच्छिक पेशी वो होती है जो हमारी इच्छा से काम करती है, अनैच्छिक पेशी वो होती है जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती। जैसे हमारा हार्ट अनैच्छिक पेशी से बना है, हम कहेंगे कि रुक जाओ तो रुकेगा नहीं, रुकेगा तो वो अनैच्छिक, माने उसकी इच्छा, हमारी इच्छा उस पर नहीं कायम कर रही। तो ये अनैच्छिक पेशियों से बनी होती है और 9 मीटर लंबी। तो सवाल जो पूछता है तो ये पूछ सकता है कि पाचक नाल कितने मीटर लंबी होती है, तो ये सवाल यहां आ जाएगा। तो ये सवाल ध्यान रखिएगा। तो पूरी चीज आपने पढ़ा, आपको याद क्या रखना है, 9 मीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पाचन नाल में। पाचन नाल में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ओरल कैविटी होती है, ठीक ना, मुख गुहा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले क्या होती है, ओरल कैविटी होती है। उसके बाद फार्नेक्स होता है जिसे ग्रसनी कहते हैं, ओरल कैविटी से नीचे का एरिया, ठीक, ओरल कैविटी से नीचे का एरिया ग्रसनी कहलाता है। उसके बाद आता है ईगोफेगस। ईजोफेगस जो है ग्रास नली कहते हैं इसको, ठीक, ईजोफेगस को ग्रास नली कहते हैं। अभी क्या क्या काम है मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आ जाता है स्टोमक। स्टोमक माने आमाशय, ठीक, आमाशय आम जैसा होता है, आमाशय समझ में आ जाएगा। आप दशहरी आम देखेंगे वैसे ही है आमाशय, ठीक है। अगला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ऐसे 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 तमाम आप फोटो में देखे होंगे, तो वो छोटी आंत हो गई। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन माने बड़ी आंत हो गई, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन माने हो जाती है बड़ी आंत। उसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम माने मलाशय, वहां पर जहां मल जाके इकट्ठा होता है, ठीक है, गुदादार से निकलने के लिए। वो फिर एक पूरे आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 जगह थोड़ी नाल बड़ी है, एक आमाशय में है और दूसरी गुदा नाल में है, मतलब सॉरी रेक्टम में, मलाशय में, ठीक ना। उसके बाद आ जाइए ये एनस कैनाल माने गुदा नाल, वहां से गुदा तक की जो यात्रा होती है वो गुदा नाल कहते हैं। और उसके बाद एनस, वो आपकी गुदा है जहां से एग्जिट हो जाता है मल, ठीक। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अलग अलग जो ट्रैक थी उसको बारे में बताऊंगा। तो पहला ट्रैक है ओरल कैविटी, ठीक, ये ओरल कैविटी है, देख लीजिए, ये एक चित्र बना है, ये चीज जो है ये ओरल कैविटी में आता है। मुख पाचन नली का मुख्य द्वार होता है। भाई जाहिर सी बात है, भोजन यहीं से जाएगा तो मुख्य द्वार यही हुआ। मुख के ग्रसनी तक के भाग को ओरल कैविटी कहते हैं। यहां से ग्रसनी तक का भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक ना। अब अगला बार आ जाइए, ग्रसनी तो हो गया, ओरल कैविटी के नीचे ग्रसनी हो गया। अब आ जाते हैं किसमें, आमाशय। आमाशय माने स्टोमक। पहला आमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। चौड़ा मतलब समझ जाइए, आहार नली का चौड़ा क्यों होता है, देखिए ये देख रहे हैं, आहार नली आ रही है तो इसकी पतलाई देखिए, और यहां थोड़ा सा घुरित हो गया, चौराहा आ गया तो थोड़ा चौड़ा हो गया, फिर पतला हो जाता है, ठीक, समझ में आया। यह ग्रास नली के अंदर छोटी सी आंत शुरू होके ये जो है ग्रास नली के अंत और छोटी आंत के शुरू होने के भाग में रहता है। देखिए ग्रास नली से और छोटी आंत शुरू होती है, वहीं पर बीच में ये इसका प्लेस है। समझ में आया, प्लेस समझ गए आप लोग, प्लेस समझ में आया। चलिए, आमाशय अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार का होता है, ये तो आप समझ सकते हैं देख के। अमूमन क्वेश्चन ये नहीं आता है कि किस आकार का होता है, लेकिन ये जानने की जरूरी होता है। इसमें 2 वक्र पाए जाते हैं। वक्र माने आर्च, एक वक्र देखिए ये है, एक वक्र ये है, ठीक ना। 2 वक्र पाए जाते हैं, कर्वेक्टर और फंडस बनाते हैं, ठीक ना। ये चीज माने रखता है कि ये कर्वेक्टर और फंडस बनाते हैं। नीचे आकार पे डिओडेनम का निर्माण होता है, ये देख रहे हैं, ये डिओडेनम का निर्माण होता है जो आमाशय को 4 भागों में बांटता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमक। चलिए, हम स्टोमक कहाँ होता है, कैसे होता है तो जान गए। अभी जानते हैं कि स्टोमक का काम क्या होता है। आमाशय में ग्रहण किया गया भोजन छोटी आंत में पहुंचने से पहले तक अस्थायी भंडारण स्टोरेज का काम करता है। देखिए, भोजन खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं जाके रुकेगा ना, तो वो आमाशय में रुकता है। अस्थायी स्टोरेज इसीलिए कहा गया।
जब आप खाते हैं तो सीधे सरकता हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कहीं स्टोरेज नहीं होगा तो थोड़ा सा खाएंगे तो नलिया भर जाएगी, तो फिर उल्टी होने लगेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आमाशय से रिफ्लेक्ट करता है, जब रिफ्लेक्ट करता है तो आप देखते हैं परीज है, कुछ खाया तुरंत उल्टी, कुछ खाया तुरंत उल्टी, ठीक, तो वो वहीं से होता है। यह अस्थायी स्टोरेज का काम करता है। आमाशय में ग्रहण किए भोजन को छोटे छोटे में तलों में तोड़कर गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलाकर सूप जैसा बना लेता है, जिसे चाइम्स कहते हैं, ठीक ना। तो ये भोजन जो है ऊपर से नीचे तक आमाशय तक आया, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, चाइम्स, माने वो जो है एक जाम नुमा, एक जेली नुमा कंडीशन में हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, कभी कभी उल्टी करता है आदमी, जो शक्ल होती है नियर अबाउट आधा अपच टाइप का, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको काइम्स कहते हैं। आमाशय में HCl, जैसे मैंने पहले बताया था, आमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाँ, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये पेप्सिनोजोन से मिलके पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है। ये क्या हो जाता है, पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है, और साथ ही शर्करा और ग्लूकोज के रूप में, शर्करा जो है, जो आप शर्करा खा रहे हैं, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं, वो जो है ग्लूकोज के रूप में कन्वर्जन कर देता है वहीं पे, ठीक ना। अब एंजाइम्स, जो एंजाइम्स हैं उनके बारे में जानिए। एंजाइम्स 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एंजाइम्स 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एंजाइम्स जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है पेप्सियोजिन, ठीक है, दूसरा है रेनिन और तीसरा है लाइपेज। इनके अलग अलग काम होते हैं। पेप्सियोजिन का जो काम है, यह प्रोटीन को पचाने का काम करता है। जो आप प्रोटीन ग्रहण कर रहे हैं उस प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और रेनिन जो है, रेनिन आमाशय में दूध जो आता है, जो हम दूध पीते हैं, दूध को फाड़ने का काम करता है, क्योंकि दूध फटेगा तभी से उसका जो अवयव है निकलेगा, ठीक ना। जैसे आप मक्खन निकालते हैं तो क्या करते हैं, मथ देते हैं दूध को, तभी तो निकलता है। खोआ बनाते हैं तो उसको आग में खपाते हैं, तो ये जो है उसमें से जब रस निकालना है तो ये एंजाइम जाके उसको फाड़ देता है। और लाइपास जो है बच्चों के जो दूध जो पीते हैं उसको जो है पचाने का काम करता है, बच्चों के दूध को पचाने का काम करता है, बच्चों में ज्यादा मिलता है, ठीक। तो 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं फायरनेस माने ग्रसनी, आमाशय से ऊपर वाला पोर्शन, ठीक। इसको ऐसे आमाशय से ऊपर बताना चाहिए था, लेकिन स्लाइड में नीचे है इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन समझ जाइएगा आमाशय से ऊपर वाला पोर्शन। यह मुख गुहा के की ओर कीप के समान एक चौड़ा भाग होता है। देखिए, कीप माने कीप आगे चौड़ा नीचे पतला, ठीक ना। तो एक कीप के समान एक भाग होता है, जो श्वास नली आरंभ होती है, वही ग्रसनी 5 इंच की होती है। जहां से आपकी ट्रैकिया शुरू होती है वहीं पर ये होती है, और ये इसकी जो है लंबाई जो है वो 5 इंच की होती है, ठीक। ग्रसनी की लंबाई कितने इंच की होती है, क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी है। ग्रसनी श्वास क्रिया के दौरान वायु मार्ग और आहार निहरण को उपशीय भोजन मार्ग दोनों पे कार्य करती है। देखिए, आप कभी कभी ऐसा होता है ना, ग्रसनी के बारे में आपको समझ में आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना खा रहे हैं, आप किसी से बतिया भी रहे हैं, ध्यान थोड़ा उधर चला गया, अचानक आपको खाना, कहते हैं ना कि फंस गया, वायु मार्ग में चला गया, तो छींक रहे हैं आदमी, घर में माता पिता जो सीरियस है आपके सर पे ठोक रहा है, तो वो ग्रसनी के ही एरिया का फंडामेंटल वर्क होता है। तो ग्रसनी का वायु और इसका जो बीच के तालमेल बनाने का काम ग्रसनी का ही होता है। अब आते हैं ऑसियोफेगस यानी ग्रास नली के बारे में, ठीक ना। ये आहार नाल भी इसका एक नाम होता है। ग्रास नली ग्रसनी से आमाशय तक का वो भाग होता है। ये ग्रसनी से आमाशय तक के भाग को ग्रास नली कहते हैं। ग्रसनी से आमाशय तक के भाग को क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। यह 25 सेंटीमीटर लंबी पेशी की एक आहार नली होती है। ये जो है 25 सेंटीमीटर लंबी पेशियों की एक नली होती है, ठीक ना। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए, मुंह ओरल कैविटी हमने पढ़ा दिया आपको, मुख गुहा को आपको बता दिए, उसके नीचे का ग्रसनी भी बता दिए, ठीक है, आमाशय भी बता दिए। अब आ जाते हैं आमाशय के भोजन कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है।
तो आप पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि उसका क्या कार्य होता है। छोटी आंत एक कुंडली की जैसी एक रचना होती है, ठीक जैसे कुंडली होती है ना, कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती, बस वही कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती जैसे कुंडली की जैसी एक रचना होती है जो बड़ी आंत द्वारा घिरी होती है। उसके चारों तरफ से क्या होता है, बड़ी आंत होती है, उसी के अंदर वो कुंडली मौजूद होती है। फोटो में भी आप लोग देखे होंगे, अभी इससे पहले की जो स्लाइड थी उसमें भी आपको नजर आ। छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया है। छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया है, डियोडेनम, ग्रहणी, ज्यूजेनम, मध्यांग, इलियम, शेषांग। ठीक, अब इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखिए अब आ जाते हैं डियोडेनम माने ग्रहणी। ये छोटी आंत के अंत की अंग्रेजी के अक्षर का सी जैसा होता है, सी की तरह होता है। ठीक, ये लगभग 25 सेंटीमीटर, ये लगभग 25 सेंटीमीटर इसकी जो दूरी है, जो लंबाई है वो करीब 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अब इससे ज्यादा का काम नहीं होता है क्योंकि भोजन यहाँ से गुजरता है और इसका कोई विशेष काम नहीं होता है। अगर इसमें कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो वो ग्रहणी जो है वो अलग में पढ़ा दूंगा। अब आ जाते हैं ज्यूजिनम, मध्यांत माने बीच वाला भाग। ठीक, यह छोटी आंत के ऊपर का कार्य का 1/5वां भाग होता है। ठीक है, सॉरी 2/5वां भाग होता है जो लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है। ठीक है ना, ये भी आपको समझ में आ गया। इसका भी कोई बहुत उपयोग नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इलियम आ जाते हैं, शेषांत मतलब लास्ट वाला भाग। 3 भाग को हमने बांट दिया, वो भी पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ठीक, ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का ये भी होता है। ठीक, तो 2.5 मीटर लंबा होता है ये। ठीक ना, करीब करीब दोनों की दूरियां एक ही होती है। अब छोटी आंत का कार्य, अब आ जाते हैं छोटी आंत पे। तो छोटी आंत का कार्य क्या क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आमाशय से आए हुए काइम्स को तरल पदार्थ का पाचन करता है। जो आमाशय से काइम्स आ रहा है, भोजन पच के काइम के रूप में जो आ रहा है, तो उसको जो है तरल पदार्थ जो उसका है उसका पाचन करता है। और दूसरा काम है आहार नाल को, आहार को जो भोजन है जो काइम्स है उसको जो है बड़ी आंत में भेजने का भी काम छोटी आंत ही के द्वारा होता है। ठीक है, आहार को बड़ी आंत में भेजने का कार्य होता है। छोटी आंत में ही एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन पदार्थों को अंतिम पाचन होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब जो जानते हैं ना, देखिए कार्बोहाइड्रेट का पोषण तो आसानी से होता है लेकिन प्रोटीन जल्दी पचती नहीं, इसीलिए आप प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं। कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा उन लोगों का जिनका वेट ज्यादा है उनको प्रोटीन भोजन करना चाहिए। वजह क्या होती है कि प्रोटीन खाने में जल्दी भूख नहीं लगती है, तो जब भूख नहीं लगेगी तो ओवर ईटिंग आपकी नहीं होगी। ओवर ईटिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं से हमारा जो वेट गेन होता है वो ओवर ईटिंग से ही होता है। ठीक, ओवर ईटिंग, लो वर्क, 2 ही काम है। और तीसरा कोई बाबा मंत्र जोक तमाशा कुछ काम नहीं करता। ये 2 ही चीज पे आपको वर्क करना होगा। पहला ओवर ईटिंग कम कर दीजिए और दूसरा थोड़ा यांत्रिक बन जाइए काम के लिए। लो वर्क को हाई वर्क में बदलिए, ओवर ईटिंग को कम करिए। ठीक, तो ये इसका काम यहाँ पे आ जाते हैं। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन पदार्थों का अंतिम पाचन यही छोटी आंत में होता है। आ जाते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ठीक ना, ट्रांसवर्स कोलन ये उदर गुहा के दाएं, ये उदर गुहा के दाएं और बाएं की ओर पार करते हुए स्प्लीन तक पहुंचकर नीचे की ओर अवरोही कलालम पहुंचती है, ये नीचे की ओर। ठीक ना, अब ये फिर उसके बाद उसी में होता है डिसेंडिंग कॉलम। डिसेंडिंग माने नीचे की तरफ आना। ये देखिए डिसेंडिंग कॉलम हो गया। ठीक, ये डिसेंडिंग कॉलम हो गया। ये शरीर के मध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है तो ये नीचे की तरफ मुड़ती है। ठीक ना, अब आ जाइए, अगला है सिग्मोइड कॉलम। सिग्मोइड कॉलम ये अंग्रेजी के 3 अक्षर, थ्री के जैसे होता है। ठीक ना, आ जाइए फिर सिग्मोइड कॉलम हो जाता है यहाँ, ये सिग्मोइड कॉलम है
और उसके बाद आ जाते हैं कहां पे, रेक्टम। सिग्मोइड कॉलम के बाद आ जाते हैं हम रेक्टम पर। ये बड़ी आंत का सबसे फैला हुआ भाग होता है। बड़ी आंत का रेक्टम जो है सबसे फैला हुआ भाग होता है। वहां जाके मल, अब तो मल हो चुका है, अब वो मल हो चुका है, मल आके वहां रुकता है। ठीक है, ये आपको यहां से यहां तक की यात्रा हो चुकी है। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन के बारे में जानते हैं, क्या क्या काम है। बड़ी आंत के कार्य, ठीक, पहले तो हमने आपको छोटी आंत के कार्य बताया, अब आपके बड़ी आंत के कार्य को बताते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का व्यक्तिगत शोषण करती है, जो पानी हम विटामिन का, पानी का और विटामिन का अवशोषण करती है। जो हम पानी, देखिए पानी का पाचन नहीं होता है, ये जान जाइएगा। पानी को खुद ही इतना स्मॉल है कि उसको पाचन क्या, पानी चबा पाएंगे, पानी चबाएंगे, विटामिन चबाएंगे, तो पानी और विटामिन अवशोषित होती है सीधे, उसका पाचन नहीं होता। जो पानी पड़ रहा है ना, वो अवशोष हो जाती है, आंत उसको सोख के सीधे ले लेती है उसमें से, ठीक ना। तो पानी और विटामिन का अवशोषण करती है तथा कायम को कुछ ठोस बनाकर मल के रूप में परिवर्तित कर देती है। अब वो क्या होता है, कायम जो आता है वो गीला, गिलगिला टाइप का है, अब उसको ठोस के रूप में करके उसको मल बना देती है। अब मैंने बताया था ना, यहां से यात्रा के बाद जो कायम है वो मल के रूप में धारण हो जाता है, तो उसको मल में परिवर्तित कर देती है। मतलब अब उसमें से कुछ लेने के लिए बचा नहीं है। मतलब उदाहरण बता दूं, गन्ना मशीन पेरता है ना, तो देखिए 1 बार 2 बार 3 बार पेर दिया, उसके बाद बचता क्या है, खुइया। अब खुइया में से तो आपको गन्ना रस मिलेगा नहीं, तो यही वो जगह है जो खुइया बना देती है, मतलब वो मल बना दी, बेकार है, उसमें से कुछ मिलना नहीं है। जो भी पोषक तत्व था वो सारे तत्व उसने ले लिए, ठीक है। बड़ी आंत में भेजता है वो, ये करके मल को बड़ी आंत में भेजता है। इसका पूर्ण पाचन हो चुका होता है, केवल कुछ मात्रा पानी, विटामिन, मिनरल अवशोषित होने के लिए अवशेष रह जाते हैं। बस जाहिर सी बात है, उस खुजरा को भी एक आध बार रगड़ोगे तो कुछ तो मिलेगा ही, ठीक। तो उसमें मैक्सिमम आइटम्स। तीसरे नंबर पे आइए, जब जीवाणु अपनी क्रिया अत्यधिक करने लगते हैं। देखिए, जीवाणु जब अपनी क्रिया अत्यधिक करने लगे तब आंतों में वायु भर जाती है, ठीक ना। तब आंतों में क्या भर जाती है, वायु भर जाती है, जिसे अध्यमान गैसेस भी कहते हैं, जिसे जो है अध्यमान गैसेस भी कहते हैं, ठीक। मैंने आपको पाचन तंत्र डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी आपके एजुकेशन के माध्यम से बता दिया। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अब अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। और जिसको भी पाचन तंत्र को बहुत दीर्घ में जानना हो तो हमारा दूसरा डिस्क्रिप्शन में हमारी दूसरी वीडियोस हैं, उसको देख सकता है। ये एग्जामिनेशन के को देख के बनाया गया है ताकि आप सारे लोग, कोई भी नए नहीं हो, आप सभी लोग पढ़े लिखे हो और आप लोग आयुर्वेद के छात्र हो। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, 3 साल आप इसको पढ़े हो, तो आपके लिए एक रिफ्रेशर का जैसे काम ये करे। तो 4 क्वेश्चन इसमें से जो आते हैं आप हमारे स्लाइड देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।